अब अक्सर क्या होता है कि विपक्षी पार्टियां बीच में शोर मचाने लगती हैं कि भाई हर चीज़ पर जीएसटी है, खाने पर है, दही पर है, दूध पर है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी का पहले डिफरेंस बताइए क्या है। अच्छा, देखिए। कार की बात अभी चली तो जी। हम लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, रोड जी। टैक्स भी देते हैं। जी। रोड टैक्स देने के बाद फिर हम टोल टैक्स भी देते हैं। जी। तो जब हमने रोड का टैक्स वहां जमा कर दिया तो फिर टोल टैक्स का क्या मतलब। अब आप बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी टोल टैक्स से बिल्कुल अलग है। जीएसटी एक अलग टैक्स है, टोल टैक्स एक अलग टैक्स है, रोड टैक्स एक अलग टैक्स है। तो ये सारे टैक्सेस हैं जो भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग के ऊपर लगाए जाते हैं और हमें उसका पेमेंट करना जब हमने एक बार रोड टैक्स दे दिया फिर हमें टोल टैक्स नहीं देना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सही रोड बात है। पर ही टोल टैक्स दिया जा रहा है फिर से। बिल्कुल सही बात है उसमें, लेकिन अच्छा, किसी की कमाई एक है तो क्या दो बार टैक्स जाता है। अच्छा, लोग इनकम अपनी छुपा लेते हैं, टैक्स देते नहीं है फिर। तो देखिए, जब तक छुप रही है इनकम तब तक तो ठीक है। जिस दिन नहीं छुपेगी, जिस दिन सरकार की निगाह में आ जाएगी, उस दिन इंटरेस्ट और ब्याज के साथ आपको सब कुछ देना पड़ेगा। अच्छा, व्यापारियों को आजकल बहुत ज्यादा जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं, बड़े परेशान हैं और दे भी रहे हैं फिर भी नोटिस आ रहे हैं। कैसे होगा। जीएसटी के फिर कितने स्लैब होते हैं। यही बात फॉर्च्यूनर के लिए भी कही बिल्कुल जाती है बिल्कुल कि बिल्कुल। 40 लाख की फॉर्च्यूनर पे 20 लाख उसका टैक्स है। जी जी हमारे जी, देश में बिल्कुल। 20 लाख का टैक्स लिए जा रहे हैं ना, अब इतना बात ये है ना कि देखिए, फॉर्च्यूनर कोई आम आदमी तो लेगा नहीं, है ना। तो 20 लाख टैक्स क्यों लोगे। अरे थोड़ा कम ले लो। चलिए, ये वाली बात एक अगर आपका टर्नओवर 20 या 40 लाख के आसपास आ चुका है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। हम क्या हेल्थ सेक्टर में बात करें तो दवाइयों पर भी जीएसटी है क्या। जी, दवाइयों पे जीएसटी है, लेकिन हमने सुना है कि कोई एक दवा जो 2 रुपए से शुरू होती है जी और हम तक आते आते 200 रुपए की हो जाती है। जी अक्सर कुछ दवाओं में शिकायत की जी जाती है। जी तो इतना सारा भारी भरकम बोझ मरीज पर डाला जाएगा। देता है। देखिए, तो ये बहुत लंबी चेन है। जितनी लंबी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चेन होगी, उतनी चीज महंगी होगी। अच्छा, कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन दिखावे के लिए गाड़ी लोन पर ही लेते हैं। अब अगर आप कैश में जाके 25 लाख की गाड़ी ले लोगे या बैंक से ट्रांसफर करके 25 लाख की गाड़ी ले लोगे, तो अगेन सरकार पूछेगी कि भाई कहाँ से आया इतना पैसा आपके पास। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जीएसटी जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इनकम टैक्स वो भी सब जानते हैं क्योंकि सब ही देते हैं। लेकिन इनकम टैक्स और जीएसटी, इन सब में फ़र्क क्या है और हम किन किन चीज़ों पर जीएसटी दे रहे हैं, क्या जीएसटी के फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं शुभम अग्रवाल, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपको अच्छे से बताएंगे कि किस तरह से जीएसटी दिया जाता है और ना देने पर क्या नुकसान होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी और इनकम टैक्स की बात चल रही है। अब अक्सर क्या होता है कि विपक्षी पार्टियां बीच में शोर मचाने लगती हैं कि भाई हर चीज़ पर जीएसटी है, खाने पर है, दही पर है, दूध पर है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी का पहले डिफरेंस बताइए क्या है। देखिए, आपने इनकम टैक्स और जीएसटी की बात करी है, तो देखिए भारत में ना दो तरीके के टैक्स हम लगाते हैं, जिसको हम मोटा मोटा बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो उसमें इनकम टैक्स आता है हमारा। इनकम टैक्स क्या होता है कि जैसे आपने जो भी आमदनी करी, आपने वेतन लिया, आपने बिजनेस करा, उससे कोई आपका प्रॉफिट हुआ, तो जो आपकी डायरेक्ट इनकम है, जो आप डायरेक्टली अर्न कर रहे हैं, उस पर हम इनकम टैक्स लगाते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। आपने जितना भी इनकम अर्न करी, उसके ऊपर आपने स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स दे दिया, तो उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। जब हम बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, या हम उसको कहें कंजम्पशन टैक्स है। आप खर्चा करेंगे तो आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट गए, आपने मार्केट से एक कार खरीदी, तो आपको कार के खरीदने के प्राइस के साथ साथ उस पर एक जीएसटी देना पड़ेगा। आप गए, आपने बाइक खरीदी, उसके साथ साथ आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो जब आप चीजें खर्च करने जाते हैं, अपना पैसा खर्च करने जाते हैं और चीजें परचेज करते हैं, तो उस पर आपको एक इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है, जो कि कहलाता है हर चीज पर ही लगभग हमें जीएसटी देना पड़ रहा है। लगभग बहुत सारी चीज़ों पे जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अभी पिछले साल 2025 में जीएसटी 2.0 एक नया जीएसटी आया, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। बहुत सारी खाने की चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं, बहुत सारी पढ़ने लिखने की चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपके खाद्य पदार्थ रहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो वो सब भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा, कार की बात अभी चली तो हम लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं। रोड टैक्स देने के बाद फिर हम टोल टैक्स भी देते हैं। तो जब हमने रोड का टैक्स वहां जमा कर दिया तो फिर टोल टैक्स का क्या मतलब। देखिए, भारत में बहुत सारे टैक्स लागू होते हैं, जैसे आपने बताया इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम जब डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं तो हम जीएसटी पे कंजम्पशन टैक्स क्यों दें। लेकिन देखिए, ये जो चीजें हैं ये सब भारत सरकार निर्धारित करती है, पार्लियामेंट से पास होते हैं। अब आप बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी टोल टैक्स से बिल्कुल अलग है। जीएसटी एक अलग टैक्स है, टोल टैक्स एक अलग टैक्स है, रोड टैक्स एक अलग टैक्स है। तो ये सारे टैक्सेस हैं जो भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग के ऊपर लगाए जाते हैं और हमें उसका पेमेंट करना लेकिन मुझे लगता है कि जब हमने एक बार रोड टैक्स दे दिया फिर हमें टोल टैक्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि रोड पर
पर ही टोल टैक्स दिया जा रहा है फिर से। बिल्कुल सही बात है उसमें, लेकिन भारत सरकार में नितिन गडकरी जी का एक बार एक स्टेटमेंट आया था कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सड़कें बनवा सके, तो अगर आपको अच्छी सड़कें चाहिए तो आपको उस पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इनकम टैक्स का क्या क्राइटेरिया है, किन लोगों को देना जरूरी है? देखिए, इनकम टैक्स में आपकी जितनी भी आमदनी है आपको देखना होगा कि आपकी कितनी आमदनी है। अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 12 लाख तक की एक छूट, एक मोटे मोटी में बात बता रहा हूँ कि अगर आपकी आमदनी 12 लाख तक की है तो उस पर छूट है, उस पर कोई कर नहीं है। और उसके अलावा अगर आपकी कोई शेयर की इनकम है या आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, फ्लैट सेल करते हैं, तो उस पर एक स्पेसिफिक टैक्स रेट है, वो आपको देना पड़ता है। अच्छा, किसी की कमाई एक है तो क्या 2 बार टैक्स जाता है, कैसे जाता है? किसी की कमाई एक है तो वो उस कमाई से उसको जितना भी उसका इनकम होगी उसको कलेक्टिवली ऐड कर लिया जाएगा, एग्रीगेट कर लिया जाएगा, और एग्रीगेट करने के बाद उस पर वही स्लैब रेट्स लगाए जाएंगे। जैसे मैंने कहा, अगर 12 लाख तक की छूट है तो अगर 12 लाख से कम आपकी टोटल इनकम है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 12 लाख से ऊपर गया तो स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना। अच्छा, लोग इनकम अपनी छुपा लेते हैं, टैक्स देते नहीं है फिर? तो देखिए, जब तक छुप रही है इनकम तब तक तो ठीक है, जिस दिन नहीं छुपेगी, जिस दिन सरकार की निगाह में आ जाएगी, उस दिन इंटरेस्ट और ब्याज के साथ आपको सब कुछ देना पड़ेगा। अच्छा, प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, उस पर कितना जीएसटी है, क्या चीज़ है उस पर? देखिए, प्लॉट अगर हमें एक आम नागरिक खरीदने जाता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है, वो जीएसटी से रहित है। हालांकि हाँ, बिल्डर अगर कोई को सोसाइटी बनाता है, बिल्ड करता है, तो उस पर उसको जीएसटी लगाना पड़ता है अपने कस्टमर से। लेकिन हम और आप एक आम नागरिक अगर डायरेक्ट टू डायरेक्ट जाके चीज़ खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देना। रजिस्ट्री कराते हैं तब तो जाता है? रजिस्ट्री में तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आने पड़ेंगे जो आपके सब रजिस्टर ऑफिस में आपको देने पड़ते हैं, उस पर जीएसटी का कोई ऐसा रोल नहीं। वो टैक्स नहीं कहलाता, वहाँ टैक्स? वो प्रॉपर्टी टैक्स कहलाता है, रजिस्ट्री टैक्स कहलाता है, लेकिन जीएसटी नहीं कहलाता। जीएसटी नहीं कहलाता, तो देना तो हमें वहाँ भी देना तो है, टैक्स तो हमें किसी भी रूप में हमें देना है, सरकार को देना पड़ेगा। हम प्लॉट खरीदें, हम खाने की चीजें खरीदें, हम सड़क पर चले, हम गाड़ी खरीदें, हमें सब पर टैक्स देना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे, आपको कोर्ट फीस भी देनी पड़ेगी, हर तरीके की चीज़ आपको देनी पड़ेगी अगर आप कोई स्पेसिफिक काम करने जा रहे हैं। बहुत सारे टैक्सेस हैं हमारे इंडिया में, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन हमको देने पड़ेंगे जैसा कि हम उसमें काम करते हैं। अच्छा, व्यापारियों को आजकल बहुत ज्यादा जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं, बड़े परेशान हैं और दे भी रहे हैं, फिर भी नोटिस आ रहे हैं, कैसे होगा? देखिए, ये वाले सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं और मैं इस सवाल के काउंटर में एक सवाल पूछता हूँ, क्या व्यापारी अपनी सारी कंप्लायंसेस, सारे डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से करता है? क्या अगर वो सामान खरीदता है तो क्या उसके जीएसटी के बिल, टैक्स इनवॉइस जिसको हम बोलते हैं, ई वे बिल, ई इनवॉइसेस, सारे एक प्रॉपर फाइल में लगा के रखता है? क्या जितनी परचेजेस करता है उसकी रिकंसिलेशंस अपने फाइल में रखता है? क्या आप अगर सेल कर रहे हैं तो उसका टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं, उसका ई वे बिल इशू कर रहे हैं? क्या बाकी सारे कंप्लायंसेस कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, उसके आईटीसी के रिकॉर्ड्स रख रहे हैं? जिस आईटीसी का के लिए आप एलिजिबल नहीं है, उस आईटीसी को आप क्या क्लेम नहीं कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं? आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप अपने जीएसटी रिटर्न से रिकंसाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और जीएसटी रिटर्न आप समय से फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कह देना कि डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे देता है, डिपार्टमेंट देखिए कभी भी नोटिस देता है तो उसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। डिपार्टमेंट कभी भी कोई ब्लैंक नोटिस नहीं देता। वो ये कहता है कि भाई इस वित्तीय वर्ष में या इस महीने में आपके पास इतनी इनकम थी, आपकी इतनी सेल थी और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये सेल मिसमैच है, अब आप इसका कारण बता दीजिए। तो अगर हमारे पास पूरा रिकंसिलिएशन है तो नोटिस आने के बावजूद भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारे पास रिकंसिलिएशन है ही नहीं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा नोटिस इशू कर रहा है? सबसे बड़ी बात क्या है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे केसेस में विभाग भी बहुत गलत नोटिस इशू कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी कहते हैं कि ये नोटिस तो मतलब जेन्युइन ही नहीं है और ये विभाग को इशू करने ही नहीं चाहिए थे, और बाद में असेसिंग ऑफिसर उस चीज़ को मान के नोटिस ड्रॉप भी करते हैं। लेकिन ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत व्यापारी की भी लापरवाही है कि वो अपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करता है। मैं सबसे ये वाली बात कहता हूँ कि जितनी स्ट्रांग आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उतना ही अच्छा आपका जो नोटिस की हैंडलिंग होगी। अच्छा, हम लोग कोई चीज लेने के लिए जा रहे हैं तो उसका बिल लेना जरूरी है क्या? कभी कभी हम कहते हैं नहीं, हमको बिल नहीं चाहिए, ऐसे ही। देखिए, इसमें दो तरीके के व्यापारी होते हैं। अगर आप किसी व्यापारी से बिल मांगेंगे और अगर वो सच्चा देशभक्त हुआ तो वो क्या करेगा कि भाई वो कहेगा कि मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, मैं तो टैक्स सरकार को भरूंगा। तो वो क्या करता है, वो आपने बिल लिया नहीं लिया, वो अपने खातों में उस बिल को काटता है और सरकार को उसका टैक्स जमा करता है। लेकिन कुछ व्यापारी होते हैं, वो भी देशभक्त ही होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि भाई हमारी नीड्स थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करते हैं, आपसे कैश पेमेंट ले लेते हैं और आपने क्योंकि बिल नहीं मांगा तो वो बिल इशू करते नहीं है और वो सेल कभी भी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड नहीं आती और सरकार को उसका टैक्स नहीं पहुंचता है। कस्टमर का क्या फायदा है बिल लेने में? कस्टमर का ये फायदा है कि वो जो भी खरीद कर रहा है उससे रिलेटेड जितना टैक्स वो व्यापारी को दे रहा है, क्योंकि व्यापारी तो टैक्स लेता है ना उससे 18% लगा के, 5% लगा के, तो जो व्यापारी को टैक्स दे रहा है वो सीधे सरकार तक पहुंचता है। मतलब वो जो हमारा शॉपकीपर है, जो हमारा व्यापारी है, उसकी जेब में नहीं रहता है।
अच्छा, खाने की कौन कौन सी चीजों पर लगाया है, कितना कितना टैक्स दे रहे हैं हम लोग? इसके लिए मैं आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले साल 2025 से पहले की बात है। हम सबने सुना होगा पॉपकॉर्न, मक्का सुना होगा। हाँ हाँ, उस पर तो भी सरकार क्या कह रही थी कि आप अगर मक्का कच्चा लेके आएंगे, मेज जो लेके आएंगे खेतों से, उस पे 0% टैक्स है। अगर आप उसको लाके बना के बिना किसी पैकेजिंग के ऐसे ही थैली या किसी लिफाफे में भेज देते हैं तो उस पर 5% का टैक्स है। अगर आप उसी मक्के को पैकेज करके और लेबल करके किसी ब्रांड के तौर पे बेचते हैं तो उस पर 12% का टैक्स है। और अगर आप उसमें शुगर सिरप मिला के उसको कैरामलाइज कर देते हैं तो उस पर 18% का अच्छा। टैक्स है। तो एक ही पॉपकॉर्न वही है, पॉपकॉर्न वही है, लेकिन उसके इतने सारे टैक्स रेट्स थे। इसी तरीके से पिछली बार क्या हुआ था, एक हम चपाती रोटी खाते हैं और पराठा खाते हैं, तो पराठा और रोटी जबकि लगभग लगभग एक ही चीज है, उस पे भी टैक्स रेट अलग थे। एक पे टैक्स रेट 5 था, एक पे टैक्स रेट 18% था। तो ये सारे जितने भी बड़े बड़े कंफ्यूजन्स थे, सरकार ने इस बार 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी पिछले साल 2025, तो उस मीटिंग में इन्होंने ये सारे टैक्स रेट्स को रेशनलाइज कर दिया है और जीएसटी 2.0 ले आए हैं। और उसमें उन्होंने सारे रेट, जैसे हम मक्के की बात करें तो 5% कर दिया है और रोटी और पराठे पे 0% टैक्स रेट कर दिया है। मतलब हमारे रोटी तक पे टैक्स है? टैक्स था, अब नहीं है। अच्छा, अब नहीं है। वो बेसिकली क्या था कि अगर आप किसी से प्री पैकेज जैसे होते हैं ना, प्री पैकेज रोटी वगैरह होते थे, तो उस पर वो टैक्स लगाते थे। आप जनरली किसी को ऐसी नॉर्मली बना के देंगे तो उसमें नहीं था, लेकिन अगर रेस्टोरेंट में खाते हैं तो अब भी 5% का टैक्स रेट है उसमें। रेस्टोरेंट के खाने पर 5% टैक्स है। जी, जी। और बड़े खुश होके दे के आते हैं, है ना? अभी तो आप ये समझिए, रेस्टोरेंट के आप कभी भी बिल जाइएगा, आधे से ज्यादा लोग बिल पढ़ते ही नहीं है। हाँ, नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, और उसमें वो सर्विस चार्ज का टैक्स दे के आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी भी रेस्टोरेंट जाइएगा, जानकारी की कमी है, कह सकते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। लेकिन फिर भी उसके बाद अब मैं बताता हूँ, आप कभी भी अगर नेक्स्ट टाइम जाइएगा रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो आपने जब ऑर्डर कर लिया, जब आपके पास बिल आता है ना, तो आप सबसे पहले देखिएगा आपने क्या क्या आइटम ऑर्डर करे। उन सबका आइटम लिख के उसका टोटल होगा, उसके नीचे वो क्या करेंगे, जीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी 2.5%, जो कि टोटल 5% है। 2 तरह के टैक्स लिखे होते हैं उसमें। हाँ जी, सीजीएसटी होता है सेंट्रल का टैक्स और एसजीएसटी होता है स्टेट का। हमने जब एक बार सेंटर को दे दिया तो हम स्टेट को भी दे रहे हैं। वो टोटल टैक्स रेट 5% ही है। लेकिन उसी में आधा हिस्सा सेंटर रखता है, आधा हिस्सा स्टेट रखता है। अच्छा। हाँ जी, तो आधा हिस्सा सेंटर के पास जाएगा, आधा हिस्सा स्टेट के पास जाएगा। तो जब हम वो 2.5% लिख लेते हैं, उसके नीचे देखिएगा सर्विस चार्ज 7.5% होता है, लिखा हुआ होता है उसमें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो मानते हैं कि सर्विस चार्ज भी एक टैक्स है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सर्विस चार्ज भारत सरकार के द्वारा कोई भी लगाया हुआ टैक्स है ही नहीं। ये रेस्टोरेंट्स अपनी तरफ से ही लगाते हैं और अपनी तरफ से ही कस्टमर्स के ऊपर लेवी कर देते हैं। और हम लोग कुछ कहते भी नहीं है। आप कहते नहीं क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें जजमेंट था कि भाई जो होटल इंडस्ट्री है वो मन मर्जी से 7.5% का टैक्स रेट नहीं लगा सकती। तो आप लोग का हक है, अगर आपको 7.5% का टैक्स रेट लगा हुआ मिल रहा है वहाँ पे, तो आप वहाँ के मैनेजर से कह सकते हैं कि हम ये 7.5% का सर्विस चार्ज नहीं देंगे, तो वो सर्विस चार्ज उसको हटाएंगे। ये आपका राइट है, ये आप अगली बार कभी भी जाके ट्राई कर लीजिएगा, हर रेस्टोरेंट में ये चीज एप्लीकेबल रहती है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि हम लोग तो दे के आ रहे हैं सारे टैक्स। देखिए, अब बात क्या है ना कि सोशल मीडिया का यूज अगर आप सिर्फ रील्स देखने के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। थोड़ा सा अगर उसको फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ लेके जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, रेस्टोरेंट की बात चल रही है, होटल्स पे हम लोग जाते हैं, बाहर टूर पे गए, बाहर रहते हैं, वहाँ क्या क्या टैक्स का सिस्टम होता है? बाहर टूर, देश के बाहर नहीं, अपने ही देश में। अपने देश में देखिए, टूर एंड ट्रेवल पे वही सारी चीजें हैं। होटल इंडस्ट्री का एक प्री पैकेज होता है कि भाई 5% के हिसाब से हम आपको टैक्स देंगे। रूम रहने पर रूम्स में देखिए अलग स्लैब्स हैं, 7,500 का स्लैब रेट है और बाकी सारे स्लैब रेट्स हैं, उसके हिसाब से चीजें बाइफरकेट हो रखी हैं। अच्छा। तो उनके टैक्स रेट्स अलग हैं। जीएसटी के फिर कितने स्लैब होते हैं? देखिए, जीएसटी के स्लैब कहना तो गलत होगा, जीएसटी के रेट्स है। क्या है कि जैसे कंजम्पशन टैक्स है, बहुत सारी की चीजें हम गिन भी नहीं सकते, उन पे कितनी तरीके की चीजें हैं। तो सरकार ने क्या करा है, एक HSN कोड का सिस्टम निकाला है, कोडिफिकेशन क्लासिफिकेशन निकाला है, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। उसमें उन्होंने क्या करा है कि हर आइटम को एक कोड में क्लासिफाई कर दिया है। जैसे मैं बताता हूँ, आप ज्वेलरी लेने जाते हैं, सोना लेने जाते हैं, कोई आर्टिकल लेने जाते हैं, सिल्वर का लेने जाते हैं, तो उसको एक कोड में कैटेगराइज कर दिया है और उस कोड पे जीएसटी रेट लगा दिया है 3%। तो आप जब भी किसी ज्वेलर के यहाँ जाएंगे, आप अगर उस पर कोई सामान खरीदते हैं तो आपको 3% का जीएसटी ऊपर से देना पड़ेगा। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने चले गए, आप ई रिक्शा लेने चले गए, ई ऑटो लेने चले गए, कोई भी 4 व्हीलर लेने चले गए, उस पर आपके ऊपर जीएसटी रेट लगेगा 5%। वो उसका क्लासिफिकेशन अलग है कि 5% की कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें आएंगी। ठीक है। उसके बाद आप चले गए, सपोज करिए बैटरी लेने, कार की बैटरी लेने चले गए, स्पेयर पार्ट्स लेने चले गए, या आपने कोई सर्विस दे दी, तो उस पर 18% का जीएसटी है। फिर अगर हम 40% के जो रेट है उस पर आए, तो 40% के रेट में आता है आपके सिन आइटम, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, कैफिनेटेड ड्रिंक्स हो गई, ये आ जाती हैं। या आप लग्जरी कार्स पे आ जाइए जो 1200 सीसी से ऊपर की हैं, या बाइक पे आ जाइए जो 350 सीसी से ऊपर का है। तो इस तरीके से जीएसटी के रेट के क्लासिफिकेशन है, इतने सारे रेट्स हैं और हर गुड्स को उस कैटेगरी में बाइफरकेट करा हुआ है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि हर चीज पर टैक्स है। जैसे हमने एसी खरीदा, एक बार हमने क्रूज एसी खरीदा लगभग 35,000 का,
इत्तेफाक से उसका बिल देख लिया, तो उसमें 10,000 जो रुपए गए थे वो टैक्स के गए थे। जी जी जी, मतलब बिल्कुल। एसी हमारा 25,000 का था जी। और 10,000 टैक्स, इसका क्या मतलब है? देखिए जनरली क्या होता है, सरकार का एक एम रहता है कि देश में पैरिटी रहे इनकम में। अमीर अमीर ना बनता चला जाए, गरीब गरीब ना बनता चला जाए। तो जितने भी लग्जरी आइटम, जैसे मैंने आपसे कहा, लग्जरी आइटम्स होते हैं जिनके रेट हाई होते हैं, जो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, एक अपर क्लास का आदमी अफोर्ड हाँ, कर सकता है, हाँ। तो उस पर वो लोग जीएसटी रेट ज़्यादा लगा लेते हैं हमारे देश में, ताकि अमीर अमीर ना बने, गरीब गरीब ना यही बात फॉर्च्यूनर के लिए भी कही बने। बिल्कुल जाती है बिल्कुल कि बिल्कुल। 40 लाख की फॉर्च्यूनर पे 20 लाख उसका टैक्स है। जी 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 हमारे जी, देश में बिल्कुल। 20 लाख का टैक्स लिए जा रहे हैं, तो ये तो कुछ ठीक नहीं है ना अब इतना। बात ये है ना कि देखिए, फॉर्च्यूनर कोई आम आदमी तो लेगा नहीं, है ना? तो 20 लाख टैक्स क्यों लोगे? अरे थोड़ा कम ले लो। चलिए, ये वाली बात एक बार हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके हाँ देखेंगे। बिल्कुल, और एक क्या। रिप्रेजेंटेशन भेज के देखेंगे उनको कि हाँ, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं मुझे होना लगता चाहिए नहीं है ऐसा। ऐसा कि वो हाँ, मानेंगे इस चीज को। पेट्रोल और डीजल पर कितना जीएसटी लगता देखिए, है? पेट्रोल डीजल पे जीएसटी रेट नहीं है, उस पे हमारा वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि स्टेट के अंतर्गत आता है, और हमारा सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगता है, जो कि सेंटर के अंदर आता है। तो उस पे जीएसटी को उसके परव्यू से बाहर रखा हुआ है। लेकिन टैक्स तो लगता है। टैक्स तो लगता है, लेकिन जीएसटी नहीं लगता है। अच्छा, जीएसटी लगता है। अच्छा, छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या जीएसटी जरूरी है देना? देखिए, जीएसटी लेने का सबसे पहली चीज़ हमें देखनी होती है कि हमारा व्यापार कितना बड़ा है। जैसे जीएसटी में 40 लाख रुपए की एक लिमिट है और एक 20 लाख रुपए की लिमिट है, मोटा मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो अगर हम व्यापारी 20 लाख रुपए, जैसे हाँ कोई सर्विस दे रहा है तो 20 लाख की लिमिट है, और कोई गुड्स बेच रहा है तो 40 लाख की लिमिट है। अगर आपका टर्नओवर 20 या 40 लाख के आसपास आ चुका है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। हम क्या कहते हैं अपने क्लाइंट्स को कि भाई, अगर आपकी लिमिट, सपोज करिए आप सर्विस दे रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो आपकी 20 लाख की लिमिट है, तो जैसे ही 18 लाख की आपकी सेल हो, आप थोड़ा सा उसको रेड फ्लैग मान लीजिए और उसके बाद ही आप जीएसटी लेने की प्रक्रिया चालू कर दीजिए। क्योंकि 2 लाख की सेल आप कब कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और जीएसटी एप्लीकेशन करने के बाद भी उसमें कभी कभी 10 से 15 दिन लग जाते हैं जीएसटी एप्लीकेशन अप्रूव होने में। आपने अप्लाई करा, ऑफिसर को क्वेरी है, उसने क्वेरी पूछी, तो उसलिए आपको जैसे ही आपके 18 लाख या 19 लाख के आसपास आए सेल, आप उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दीजिए। ये ट्रक चल रहे हैं, इन पर माल ढोया जा रहा है, इधर से उधर ले जाया जाता है। अक्सर देखा हमने, पुलिस वाले उनको घेर कर खड़े हुए होते हैं, तो उनका माल ले लेते हैं, वो जब्त कर लेते हैं। ऐसा किस स्थिति में होता देखिए, है? वो पुलिस वाले नहीं होते, वो जीएसटी की मोबाइल स्क्वाड होती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुलिस वाले आपका माल जब्त नहीं कर सकते जब तक वो नारकोटिक्स लगते तो वगैरह, पुलिस की तरह हाँ, ड्रेस उनकी व्रेस हाँ ड्रेस उनकी पुलिस जैसी होती है, हाँ। लेकिन पुलिस वाले वो नहीं होते, वो जीएसटी डिपार्टमेंट से ही ऑफिसर्स होते हैं। अच्छा। ठीक है, उसमें ऑफिसर्स होते हैं, उनके सहायक होते हैं, सब लोग होते हैं। उनका क्या मेन पर्पस रहता है कि वो, जैसे आपने टोल नाके देखे होंगे, टोल नाकों पे जब कभी भी आप क्रॉस करो तो आपको देखता होगा लेफ्ट या राइट साइड में एक गाड़ी, एक स्कॉर्पियो खड़ी होती है, पीछे को व्हाइट कलर की, उस पर लिखा होता है, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश कर विभाग लिखा होता है, और वहाँ पे 3-4 लोग खड़े होते हैं। तो उनका काम क्या होता है कि जैसे वो निकलते बढ़ते ट्रक्स को देखते रहते हैं, उनको कोई भी ट्रक सस्पिशियस लगता है, ऐसा लगता है कि इस ट्रक की चेकिंग कर लेनी चाहिए, तो वो उस ट्रक को रोकते हैं, कोई भी कन्वेंस हुआ गाड़ी को रोकते हैं, और उसमें देखते हैं कि भाई क्या माल लेके जा रहे हो आप, उससे रिलेटेड आपके पास टैक्स इनवॉइस है, उससे रिलेटेड आपके पास ई-वे बिल है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं। जब भी ट्रक वाले रात में चुपके से निकल जाते हैं। ये उनकी टेक्निक है। हाँ, दिन में कब निकलते हैं? ये उनकी टेक्निक है कि भैया हम चुप तो छुपाते निकल जाए, लेकिन फिर वही वाली बात है, कब तक छुपेंगे, कहीं ना कहीं तो पकड़े ही जो जाएंगे। माल उसके अंदर रखा है, जो ले जाया जा रहा जी। है, उस पर टैक्स है या फिर गाड़ी पर भी टैक्स होता है? गाड़ी पर टैक्स नहीं होता, अगर माल है उसके ऊपर टैक्स है, लेकिन अगर उस माल के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाए गए उस समय पे, अच्छा। तो ऑफिसर्स के पास ये पावर है कि वो माल के साथ साथ उस ट्रक को भी सीज कर सकते हैं। अच्छा, तो माल फिर कहाँ जाएगा? माल अथॉरिटी के कब्जे में रहेगा, चला जाएगा सरकार के जाएगा पास? नहीं, फिर आपको प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेगी, उसको छुड़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यों डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, पूरा प्रोसीजर है उसका। अच्छा, प्रोपराइटरशिप और कंपनी, इन दोनों में क्या कुछ फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। क्या क्या? प्रोप्राइटरशिप क्या होती है कि जैसे अब मैं हूँ, अगर मुझे कोई व्यवसाय करना है, मेरे पास एक पैन नंबर है, मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करी किसी भी फर्म का, मैंने अपने पैन नंबर पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो जो इंडिविजुअल पैन नंबर पे बिजनेस स्टार्ट होता है उसको हम प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। कंपनी का क्या होता है कि कंपनी हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से इनकॉर्पोरेट करानी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि भाई आपके मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब अच्छा, वहाँ पे अच्छा। एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एक हाईली रेगुलेटेड कंपनी होती है, जैसे कि आप मान के चलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एमएनसीज है, सब कंपनीज हैं, उसमें क्या होता है कि भाई वो मार्केट से पैसा उठाती हैं और अपने बिजनेस में लगाती हैं। तो जो कंपनी है एक बहुत रेगुलेटेड एंटिटी है, जिसपे बहुत सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो कंपनी और प्रोप्राइटरशिप में बहुत फर्क है। कंपनी आप में मान के चलिए बहुत लंबे लेवल पे स्केल हो सकती है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकती ये चीज। हेल्थ सेक्टर में बात करें तो दवाइयों पर भी जीएसटी है क्या? जी, दवाइयों पे जीएसटी है, लेकिन जो बहुत जैसे बड़े बड़े कैंसर से रिलेटेड ड्रग्स हैं उनमें कुछ दवाइयों को एग्जेम्प्ट करा हुआ है। और दवाइयों पे मैं आपको बताऊं कि 2025 से पहले
दवाइयों पे 12% तक का जीएसटी था। लेकिन पिछली बार 2025 में जब जीएसटी 2.0 आया तो काफ़ी सारी दवाइयाँ, मैं कहूँगा मेजॉरिटी जितनी है सबको लगभग 5% और 0% में कर दिया गया है। मतलब कुछ दवाई को एग्जेम्प्ट कर दिया गया कुछ है दवाइयों पर, और कुछ दवाइयों पे 5% का जीएसटी रेट अभी भी है। लेकिन हमने सुना है कि कोई एक दवा जो 2 रुपए से शुरू होती है जी और हम तक आते आते 200 रुपए की हो जाती है। जी अक्सर कुछ दवाओं में शिकायत की जी जाती है। जी। तो इतना सारा भारी भरकम बोझ मरीज पर डाला जाएगा? देखिए वो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि 100% जीएसटी का ही उसमें योगदान है। एक्चुअल में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपये है खाली उसकी। हाँ। लेकिन उसमें अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे लेबर एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके जहाँ पे वो बन रही है वहाँ का रेंट हाँ। हो गया, फैक्ट्री हाँ। हो गया, आपका कन्वेंस हो गया, हाँ। फिर वो वहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटर पे आती है, डिस्ट्रीब्यूटर उसमें अपना मार्जिन रखता है, फिर उसके बाद एक लोकल शॉप पे आती है, लोकल शॉप वाला अपना मार्जिन रखता है, उसके बाद वो कस्टमर को देता है। तो ये बहुत लंबी चेन है, जितनी लंबी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चेन होगी उतनी चीज़ महंगी होगी। तो इस वजह से ये दवाइयाँ जो है वो महंगी होती चली जा रही हैं। ऑनलाइन सामान हम लोग बहुत आजकल खरीद रहे हैं, जी। बैठे जो उस पर भेज दिया अमेजन और सब, इस पर भी जीएसटी जा रहा है। हाँ देखिए, सामान तो आप कहीं भी खरीदिए, आप चाहे फिजिकल एक शॉप पे जाके खरीद लीजिए या आप ऑनलाइन परचेज करिए, वो तो सेल ऑफ गुड्स है। अगर जहाँ सेल है वहाँ जीएसटी है। मोबाइल रिचार्ज पर भी है। बिल्कुल है, जीएसटी है, बिल्कुल जीएसटी। जहाँ सेल है, ऐसे एली जहाँ ये 4 शब्द आ गए वहाँ पे आपका जीएसटी देना ही देना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल वो एग्जेप्ट। सारा कुछ सरकार को पहुंचता है। हाँ, सारा कुछ सरकार को तो पहुँचता है। इतना सारा तो पैसा पहुंचता है, फिर भी हम गरीब हैं। कोई जीएसटी अगर नहीं भरता है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए जीएसटी अगर आप नहीं भरते हैं तो विभाग से आपको नोटिस मिलेगा कि आपका इतना कर बकाया है, आपको भरना है। जीएसटी क्या, हम कोई भी अगर कर कानून ले लेते हैं, कोई भी टैक्स लॉ ले लेते हैं, सब में ये लगभग सेम प्रोसीजर है कि अगर आप टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे तो पहले आपको नोटिस आएगा, 2-3 बार रिमाइंडर आएंगे, उसके बाद जो ऑफिसर है वो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देता है। रिकवरी प्रोसीडिंग में क्या करेंगे भाई, वो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर लेंगे। डिटेल तो उनके पास सारी है ही, कितने बैंक अकाउंट है आपके पास, कितने आईएफएससी कोड है, तो वहाँ से वो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर लेंगे, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर लेंगे, उतना पैसा बैंक से काट लेंगे, बाकी आपका अनफ्रीज कर देंगे। बिजली के बिल पे भी टैक्स है? बिजली के बिल पे जीएसटी तो है बिजली के बिल पे, और लेकिन अब वही है कि हम लोग दे देते हैं सरकार को तो हमें पता नहीं चलता है उसमें कि हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं। किन किन चीज़ों पर टैक्स लिया जाना चाहिए? एक आप चार्टेड अकाउंटेंट है, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ों पर लिया जाना चाहिए, कौन सी चीज़ों पर नहीं लिया जाना चाहिए टैक्स? देखिए बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ों पे तो टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है ना। सरकार का सबसे पहला जो चीज़ होनी चाहिए बेसिक नेसेसिटी की चीज़ों पे, और सरकार इस पे काम कर भी रही है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो बेसिक नेसेसिटीज़ मेरे हिसाब से, जैसे कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, जो 3 चीज़ें होती हैं एक आम आदमी के जीवन में, उस पर टैक्स नहीं लेना चाहिए किसी भी तरीके का। लेकिन सरकार का हमेशा ये कहना होता है कि भाई हमारे पास इतनी बड़ा देश है चलाने के लिए, हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास फंड्स ही नहीं है कोई चीज़ करने के लिए, तो हमें इसलिए आपसे टैक्स लेना ही पड़ेगा। तो सरकार हमसे टैक्स लेती है। अभी जीएसटी की बात रहने दीजिए, उससे पहले हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया था। इनकम टैक्स एक्ट में पहले स्लैब्स को लेकर बहुत दिक्कतें थी, 5% तक की, 5 लाख तक की छूट थी, उसके ऊपर सब पे टैक्स था। तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ें उसमें करी हैं, 12 लाख तक की छूट कर दी। आम आदमी का यही था, सैलरीड एम्प्लॉय जो था वो कहता था कि भाई हमारी 25 लाख की तो आमदनी है, उसमें से आप 5 लाख हमसे टैक्स ले रहे हैं, हम उसके बाद मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, 25,000 रुपये महीने का हम रेंट दे रहे हैं, आने जाने का खर्चा हमारा 10,000 रुपये महीने का लग रहा है, खाएंगे पिएंगे, बच्चों की पढ़ाई 1-1 लाख रुपये साल की जा रही है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सरकार ने कहीं ना कहीं चीज़ को देखते हुए वहाँ पे टैक्स में रिबेट करी और वहाँ पे 12 लाख रुपए तक की छूट दी। नौकरी पेशा लोगों को भी देना पड़ता है ना टैक्स? तो इनकम टैक्स, जीएसटी नहीं। हाँ, इनकम टैक्स। इनकम जीएसटी तो वो जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ दिखते ही आ रहा है। जीएसटी कंजम्पशन टैक्स नौकरी पेशा वालों को सिर्फ इनकम टैक्स देना पड़ता है। हाँ, वो जहाँ जाते हैं घूमने जाते हैं, नौकरी पेशा वाले वैसे ज्यादातर घूमने चले जाते हैं सैटरडे संडे छुट्टी मनाने, तो जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे इनडायरेक्टली वो देके जाते हैं। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आप देते हो टैक्स, आपको पता नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हैं। अभी दूरदर्शन में हम लोगों ने उस दिन बात की थी, तो आपने बताया था कि हम लोग की एफबी है और इंस्टाग्राम पर, इस पर भी सरकार नजर रख रही है। बिल्कुल रखी हुई है, सरकार बिल्कुल नजर रखी हुई है। देखिए आपकी आमदनी है 5 लाख, आप खर्च कर रहे हो 15 लाख रुपए, तो सरकार पूछेगी आपसे कि आप 10 लाख रुपए कहाँ से। हम बड़े खुश हो के पासपोर्ट का फोटो और जहाज का फोटो इंस्टाग्राम और उस पर डाल रहे हैं, कहीं किसी की नजर है? बिल्कुल किसी की नहीं, सरकार की ही पूरी नजर है। और वो सरकार आप जिसके लिए डाल रहे हैं वो शायद ना देखे उसको, लेकिन जिसको जो आप नहीं चाह रहे जो देखे वो देख लेगा उसको। अगर आप टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं और इस तरह से जा रहे हैं तो विदेश यात्राओं पर टैक्स फिर किधर जाएगा? देखिए विदेश यात्राओं में क्या होता है ना, जैसे हम जब विदेश यात्रा करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है ना। तो फॉरेन करेंसी हम बैंक से लेते हैं, तो जब भी हमारा ऐसा कोई पेमेंट होता है तो बैंक उस पर हमारे टीसीएस काट लेता है, बदलने में टीसीएस काट लेता है। तो क्या होता है कि वो रिपोर्टिंग सरकार तक पहुंच जाती है। अच्छा। तो सरकार को पता है कि भाई आपने 15 लाख रुपए के अगेंस्ट में फॉरेन करेंसी ली, अब सरकार कह देगी आपकी 5 लाख रुपए आमदनी है, 15 लाख रुपए फॉरेन करेंसी आपने कहाँ से ली, क्या आपके पास कैश कहाँ से आया। तो वही चीज होती है कि पता चल जाता है। एक तरीके से आप मान के चलिए इस समय भारत सरकार डिजिटल फुटप्रिंट्स पे काम कर रही है। आप डिजिटली जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे
आप कुछ भी करिए, आपको उसका फुटप्रिंट, उसका एक जो बैकलॉग है वो सरकार के पास जा रहा है। इसलिए क्योंकि आधार और पैन सब बोलता है। आधार पैन सब है। और आप कैश ट्रांजेक्शन कितने करते हैं? हाँ। बात ये है ना, आप कैश, आजकल आप जाइए, एक सब्जी वाले के पास तक यूपीआई होता है, एक गोलगप्पे वाले के पास तक यूपीआई लगा होता है, तो आप कहाँ तक कैश ट्रांजेक्शन? तो वो वाली चीज़ है, जितना आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, जो कि सरकार प्रमोट कर रही है, तो उतना आपकी डिजिटल फुटप्रिंट सरकार के पास पहुंचेगा। बैंक में जो एफडी है उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। देखिए, बैंक में जो हमारी एफडीज है उस पर हमें जो ब्याज मिलता है, हाँ वो तो मिलता है, जो ब्याज मिलता है वो हमारी इनकम में ऐड होता है बस। अच्छा। और वो इनकम अगर है 12 लाख से ऊपर की, लेकिन वो वापस भी आ जाता है ना। वो टीडीएस होता है एक्चुअल में। क्या होता है, हमारा क्या होता है, 1 लाख रुपए का हमें ब्याज मिला, तो सर बैंक क्या करता है, उसमें 10% टीडीएस काट लेता है, मोटा मोटा मानिए 90,000 हमें देता है, 10,000 रुपए सरकार के पास दे देता है, तो वो टैक्स कट गया हमारा। तो फिर हमें क्या करना होता है, आईटीआर भरनी होती है, आयकर विवरणी भरनी होती है अपनी। जैसे हम आयकर विवरणी भरेंगे तो सरकार को हम बताएंगे कि भाई हमारी जो टोटल आमदनी है इंक्लूडिंग दैट इंटरेस्ट वो 12 लाख से कम का है, तो हमारा जो 10,000 रुपए का टीडीएस कटा है वो हमें वापस कर दिया जाए। तो सरकार क्या करती है, वो टीडीएस हमें वापस कर देती है। तो लेते ही क्यों? सरकार वही वाली चीज है, डिजिटल फुटप्रिंट्स। अगर सरकार को पता करना है कि भाई क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसीलिए टीडीएस के प्रोविजंस लगाए गए हैं कि सरकार जब भी कोई, मैं अगर आपको कोई इनकम दे रहा हूँ तो मैं आपका टीडीएस काट के सरकार को दे दूंगा, सरकार को पता तो चले कि आपकी इनकम हो कितनी। अच्छा, कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन दिखावे के लिए गाड़ी लोन पर ही लेते हैं जी। वो क्या तरीका, क्या चीज छुपाते हैं उसमें? वो छुपाते कुछ नहीं है एक्चुअल में। क्या होता है कि जैसे आपको सपोज कि 25 लाख की गाड़ी देनी है, ठीक है, वो एक तरीके से कहती है टैक्स इवेजन का तरीका है जो आजकल लोग कर लेते हैं। आपको 25 लाख की जैसे गाड़ी लेनी है, आपके 25 लाख रुपए है, हाँ। लेकिन आपने उस रिगार्डिंग आयकर विवरणी नहीं भरी है अपनी, आपने क्या करा है 5-10 लाख की आयकर विवरणी भर दी है। लेकिन अब अगर आप कैश में जाके 25 लाख की गाड़ी ले लोगे या बैंक से ट्रांसफर करके 25 लाख की गाड़ी ले लोगे, तो अगेन सरकार पूछेगी कि भाई कहाँ से आया इतना पैसा आपके पास। तो वो लोग क्या करते हैं कि अभी के लिए लोन ले लेते हैं, हाँ। ताकि सरकार पूछे कि 25 लाख कहाँ से आया, तो आप कह देंगे भाई हमने तो लोन लिया है, और धीरे धीरे ईएमआई में वो अपना जो पैसा जिन्होंने छुपाया हुआ है वो सर्कुलेशन में ले आते हैं, हाँ। और चीजों को उससे ईएमआई पे करना। तो अगर हम इनकम टैक्स से छुपाना चाहें तो छुपाएं कैसे? देखिए, इनकम टैक्स छुपाने का तरीका यही है कि आप एक बार भगवान का नाम ले लीजिए, और थोड़े टाइम बाद अगर आपका भगवान ने साथ दिया तो आप 2-3 साल तक तो छुपा पाएंगे। उसके बाद जिस दिन सरकार को पता चल गया इनकम टैक्स विभाग को, उस दिन वो पेनल्टी और इंटरेस्ट का ऐसा बड़ा बॉम्ब आपके ऊपर फोड़ेगा कि आप पछताएंगे कि भैया हमने ऐसा क्यों करा। मिस रिपोर्टिंग में 200% तक का पेनल्टी है इंटरेस्ट के साथ साथ। मतलब अगर मान के चलिए मैंने 12 लाख का टैक्स बचा लिया तो मुझे 12 + 12 24 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ सकता पेनल्टी डलती है। मतलब पेनल्टी इंटरेस्ट सब मिला के हम मान के चलते हैं लगभग डबल ही हो जाता है अमाउंट उसका, हाँ। इतनी पेनल्टी इतना इंटरेस्ट है, प्लस उसके साथ और बहुत सारी चीजें हैं। आप ये मानिए कि आईटीआर ना भरने तक पे जेल हो सकती है, जो कि प्रावधान है। मतलब लोग कहेंगे कि आईटीआर नहीं भरी तो उसमें जेल क्यों भेज रहे हो, हाँ। लेकिन प्रावधान है। आईटीआर का फिर फायदा क्या है? आईटीआर का फायदा ये है कि भाई आपकी एक फाइनेंशियल हिस्ट्री बनती चली जाती है। आपको बैंक में लोन लेना है, आप मेरे पास आओगे, आप मुझसे कहोगे कि आप मुझे 10 लाख का लोन दे दो, हाँ। तो मैं आपसे सबसे पहले क्या पूछूंगा कि भाई आपकी रीपेइंग कैपेसिटी है उतनी की, हाँ। मैं आपसे लूंगा, आप मुझे दे दोगे वापस, तो आप कहोगे हाँ दे दूंगा, तो मैं उसको कैसे वेरीफाई करूंगा? मैं उसको आपके आईटीआर से वेरीफाई करूंगा। आप वीजा लगवाने जाते हैं तो उसमें 2 से 3 साल का आईटीआर मांगते हैं, वो आप बैंक से सीसी लिमिट करवाने जाते हैं तो उसमें 2 से 3 साल का आईटीआर मांगते हैं। तो आईटीआर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपकी फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दिनेस को कुछ हद तक अप्रूव कर देती है। कहा यह जाए कि जीएसटी देने का फायदा हो ना हो, लेकिन जो हम लोग आईटीआर भरते हैं उसका फायदा जरूर है। देखिए, फायदा तो जीएसटी देने का भी है, हाँ। ऐसा नहीं है, अच्छा। लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो आपसे जबरदस्ती वसूला जाएगा, देना तो आपको पड़ेगा ही। लेकिन ये है कि हाँ, जब सरकार ने कानून बनाया है तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग को फॉलो करना जरूरी है। हाँ, हम अपने जो मन में चीज़ें हैं, जो हमारी बातें हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सरकार के सामने रख सकते हैं, लेकिन जब तक सरकार उसको नहीं मान रही है तब तक तो हमें वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ सालों से और अब के सालों में टैक्स जीएसटी बढ़ा है या कम हुआ? देखिए, जीएसटी 2017 में आया था, 17 में आया था, तब उसके स्लैब से 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके साथ कंपनसेशन सेस अलग से था। उसमें क्या बहुत सारी चीजें थी। अब क्या हो गया है, जीएसटी 2.0 जब से 2025 से आया है तब से उन्होंने 12% और 28% का स्लैब लगभग खत्म कर दिया है। जो 12% की चीज़ें थी वो लगभग 5% में आ गई हैं। बहुत सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दी हैं। तो अब मोटा अगर हम तौर पे मान के चलें, जो एक ऐसे स्लैब जो एक आम आदमी को इफेक्ट करते हैं, वो आया हमारा 3% का स्लैब, 5% का स्लैब, 18% का स्लैब और 40% का स्लैब। तो चीज़ें 40% में वही कह रहा हूँ, लग्जरियस आइटम्स जो हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़ी चीज़ें हैं, उस पर है। तो एक आम आदमी के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा राहत उन्होंने दी है। जैसे कि आप बात करके चलिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पहले टैक्सेबल थे। लोग कहते थे कि भाई हम हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, वो हमारी ज़रूरत है, हमारी लग्जरी नहीं है। आजकल जो हेल्थ है वो एक्सपेंसेस हैं, वो कितने बड़े महंगे होते चले जा रहे हैं। दवाएं महंगी हो रही हैं। जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट भी कितने महंगे हैं, 2500 लेके 5000 तक का तो एक दिन का रेंट होता है रूम का।
तो सरकार के से ये वाली बात गई, रिप्रेजेंटेशंस गई वहाँ पे, तो उन्होंने इस चीज़ को माना और उन्होंने इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मैंने लिया, मैंने अपनी फैमिली के लिया, उसके ऊपर जितना भी जीएसटी था 18% वो हटा दिया। लेकिन इसमें एक बात ध्यान करने वाली है, कॉर्पोरेट जो होता है या ग्रुप इंश्योरेंस जो होता है, जैसे मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हूँ और मेरी कंपनी ने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप इंश्योरेंस ले लिया, वो उस पर अभी भी जीएसटी एप्लीकेबल है हेल्थ इंश्योरेंस में, लेकिन जो इंडिविजुअल है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहा ये जा सकता है कि जीएसटी भी है, आपको आईटीआर टैक्स, इनकम टैक्स पर भी भरना है, आप अगर सरकारी उसमें हैं तब भी आपको आपकी तनख्वाह जो है उस पर भी आपका टैक्स बनता है, आप व्यापारी हैं तब भी टैक्स मिलता है। तो भैया खामोशी से टैक्स जमा कर दो, होना कुछ नहीं है इसका। आपने जो बातें बताई उन सबको हम जी। ध्यान में रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।